आप जरा कल्पना करें, क्या हो अगर इंसानी नस्ल आने वाले अनगिनत सालों में खुद को जिंदा रखने में सफल रहे। क्या हो अगर विकास की गति और तेज हो जाए, इंसानी आबादी अरबों खरबों तक पहुंच जाए। इस बात में कोई शक नहीं कि फिर बात सिर्फ पृथ्वी तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि बहुत से ग्रहों को आबाद कर लिया जाएगा। सोचे जरा, आज से 10, 20 या 50,000 साल बाद इंसान कहां से कहां पहुंच गया होगा। चलिए ले चलते हैं आपको भविष्य में बहुत बहुत आगे तक। ये वो कहानी है जहां इंसान ने पूरी आकाश गंगा को आबाद कर लिया है। लाखों ग्रहों पर अरबों खरबों इंसान रहते हैं। एक ग्रह से दूसरे ग्रह सफर करना अब मुश्किल नहीं। कला विज्ञान में वो इतने आगे है कि जो चीजें हमें ख्याली लगती अब वो सच हो चुकी है। जैसे नैनो टेक्नोलॉजी, प्रकाश की गति से सफर करना, जेनेटिक इंजीनियरिंग और क्वांटम फिजिक्स को समझना, और ऐसी अनगिनत थीरीज जो हमें सिर्फ साइंस फिक्शन लगती थी अब वो सच बन चुकी है। पर सवाल ये है कि क्या इंसान की फितरत भी बदली है या अभी भी वो हिंसक है। इस कहानी का नाम है द फाउंडेशन। कहते हैं कि अगर 70 साल पहले आइजैक आसिमोव के द्वारा ये ना लिखी होती तो आज स्टार वॉर्स और ड्यून जैसी कहानियों का कोई वजूद ना होता। दोस्तों, इस सीरीज की कहानी काफी कॉम्प्लेक्स है। इसे सही से समझने के लिए सबसे पहले इसका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। बाकी की जो बातें हैं वो हम कहानी के साथ साथ अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, जिससे आप कहानी से जुड़ पाए। हमने जब भी कोई सीरीज एक्सप्लेन की है सब कुछ डिटेल से ही एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, तो इस पर भी अपनी पूरी मेहनत करेंगे। तो इस कहानी का समय आज से 50,000 साल बाद का दिखाया गया है। अतीत में जब पहली बार इंसान ने ऐसे अंतरिक्ष यान बनाना शुरू कर दिए जो काफी कम समय में बहुत लंबा सफर तय करते हैं, वहीं से असली शुरुआत हुई थी। पृथ्वी से इंसान कई और ग्रहों पर चला गया और गुजरते समय के साथ साथ पूरी आकाश गंगा में जितने भी जीने लायक ग्रह थे वो इंसानों ने आबाद कर दिए। माना कि इंसान कला विज्ञान में काफी आगे तक जा चुके थे, मगर वो कभी अपनी फितरत नहीं बदल सकते। इसलिए जितने ज्यादा इंसान होंगे इतने ही अलग अलग राय, अलग सोच और अलग विश्वास होगा। हमेशा की तरह इंसानों के बीच युद्ध होना कोई बड़ी बात नहीं थी। कुछ ग्रहों के इंसान कमजोर थे तो कुछ के शक्तिशाली, मतलब के दौलत, टेक्नोलॉजी और सूझबूझ के मामले में। तो ऐसे में एक महान साम्राज्य ने जन्म लिया, जिसे इस कहानी में साम्राज्य यानी कि एम्पायर ही कहते हैं। वो इतने शक्तिशाली बन गए थे कि पूरे आकाश गंगा के हर ग्रह, हर सूरज पर उनका राज था। इसकी शुरुआत 12,000 साल पहले हुई थी। क्लियोन नामी इंसान ने इस साम्राज्य की बुनियाद रखी थी और वही राजा बना। इंसानी इतिहास पर नजर डाले तो हमेशा यही हुआ कि अक्सर कोई काबिल राजा पूरे राज्य को सही से चलाता है, मगर उसके मरने के बाद जब कोई और तख्त का वारिस बन जाता है, जैसे उसका बेटा, परिवार में कोई या कोई और, या तो वो बेवकूफ निकलता है या फिर निर्दय, जिसकी वजह से सब बर्बाद हो जाता है। मगर चूंकि इंसान ने जेनेटिक इंजीनियरिंग में काफी विकास कर लिया था, तो क्लियोन ने मरने से पहले जेनेटिक डायनेस्टी की शुरुआत की, जिसमें उसके मरने के बाद उसी के क्लोन बनाए जाएंगे ताकि एक इंसान राज कर सके सही से। पहला क्लोन जब 30 साल का हो जाता तो उसे राजा बना दिया जाता। दूसरा क्लोन जो बच्चा होता वो 30 साल तक राजनीति सीखता, और जब वो 30 साल वाला क्लोन 60 साल का हो जाता, मतलब बूढ़ा, तो उसकी अलग जगह होती। एक समय पर 3 राजा होते जिन्हें डॉन, डे और डस्क कहा जाता। जिस तरह दिन के 3 पड़ाव होते हैं, ऐसे ही ये सिलसिला 12,000 साल से चलता आ रहा था। एक राजा, एक ही सोच, राज करने का तरीका भी एक, उसूल भी वही और शक्लो सूरत भी वही। यही वजह थी कि साम्राज्य इतना महान बना। जहां राजा रहता था उस ग्रह का नाम ट्रेंटोर था, जो आकाश गंगा के बीच में था। ये ग्रह 80 लेवल का था, मतलब कि 40 अरब इंसान यहाँ रहते थे
और ये सब तो ग्रह के सतह पर नहीं रह सकते, इसलिए जमीन के अंदर 80 और लेवल बनाए गए थे। अमीर लोग ऊपर के लेवल्स पर रहते थे, बाकी आप अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे कि हमने शुरू में कहा, इंसान बहुत ज्यादा थे और हर इंसान की सोच दूसरे से अलग होती है, तो हर ग्रह का अपना कल्चर, अपनी धारणा थी। और जाहिर सी बात है, हर कोई राजा से खुश भी नहीं था। अनगिनत युद्ध हुए, मगर अभी तक साम्राज्य टिका था। बल्कि अभी जो समय है, ये इनका सुनहरा दौर है। दोस्तों, इस कहानी से जुड़ी बहुत सी बातें हैं जो हम साथ साथ एक्सप्लेन करेंगे। ऐसे तो ये कई घंटों की वीडियो बन जाएगी, तो सीधा कहानी पर आते हैं। और हाँ, हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। शुरुआत होती है भविष्य से। इंसान अपनी विरासत को बचाने में कामयाब रहे। हमें सिनिक्स नामी ग्रह दिखाया जाता है जिस पर पानी बहुत ज्यादा था, मगर यहाँ रहने वाले इंसानों ने यहाँ जीना सीख लिया था। वो शांति से रहते थे। उन्हें टेक्नोलॉजी और साइंस से नफरत थी, क्योंकि उनका मानना था कि इससे इंसान सिर्फ तबाही ही ला सकता है। सिनिक्स वासी सिर्फ एलजी और मछलियों पर ही अपना पेट पालते थे। इसी ग्रह पर जन्म हुआ हमारी कहानी के अहम कैरेक्टर गेल डॉर्निक का, जो कि पूरे आकाश गंगा में रहने वाले हर इंसान की तकदीर पर असरअंदाज होने वाली है। हमें गेल डॉर्निक की आवाज सुनाई जाती है, जो कहती है कि जब मैं छोटी थी तो मैं अपनी माँ से कहती थी कि मुझे आकाश गंगा साम्राज्य के हर ग्रह के बारे में जानना है। मेरी माँ मुझे कहानियां सुनाती थी और मैं अपने ख्यालों में ही उन ग्रहों का सफर करती थी, मगर मैं कभी टर्मिनस ग्रह पर नहीं पहुंच सकी। कहा जाता है कि वो जगह इंसानों के जीने लायक है ही नहीं। इस कहानी के काले राज में कई सालों तक समझ नहीं पाई, जब तक कि ये एक लौती कहानी ना बन गई। दोस्तों, ये कहानी कभी भविष्य, कभी अतीत तो कभी वर्तमान की दिखाई जाती है। शुरुआती एपिसोड्स में तो कुछ समझ भी नहीं आता, मगर हर बार हम जिस समय में होंगे वो आपको बता दिया जाएगा। 35 साल बाद टर्मिनस ग्रह पर हम कुछ बच्चों को देखते हैं जो कि एक रहस्यमय वॉल्ट के पास जाते हैं। ये ग्रह जो है, असल में ये आकाश गंगा के चौर पर है, मतलब के साम्राज्य से काफी दूर, मगर फिर भी ये उन्हीं की मलकियत है। इस ग्रह की अपनी है कहानी है और यहाँ रहने वाले लोगों की भी। टर्मिनस ग्रह का जिक्र बार बार आने वाला है। इस ग्रह पर एक रहस्यमय संरचना है, एक वॉल्ट। कोई नहीं जानता ये कहां से आया, ये क्या करता है। टर्मिनस पर इंसानों के आने से पहले ही ये मौजूद था। इस वॉल्ट के चारों ओर एक ना दिखने वाली शक्ति थी। अगर कोई इंसान इसके करीब आने की कोशिश करता, पहले वो बेहोश हो जाता और अगर ज्यादा समय वो इस क्षेत्र में रहता तो उसकी मौत हो जाती। ये इस वॉल्ट का डिफेंस सिस्टम था। इंसानों का यहाँ आना मना था, इसलिए कोई इसे पार नहीं कर सकता। बैक टू द स्टोरी। तो ये बच्चे शर्त लगाते हैं कि कौन वॉल्ट के सबसे करीब जाएगा। इसलिए पॉली नाम का एक बच्चा वॉल्ट के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो वॉल्ट के दायरे में आता है, शक्ति के असर से वो बेहोश होने लगा। ये देखकर उसके बाकी दोस्त डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। उनके जाने के बाद यहाँ सेल्वोर हार्डन नाम की एक लड़की आती है जो उस बच्चे को बचाती है। बच्चा होश में आता है तो उसे वार्डन कहकर बुलाता है। सिर्फ सेल्वोर ही वो इंसान है जो उस वॉल्ट के करीब जा सकती है। वो उस बच्चे यानी पॉली को वॉल्ट से दूर रहने का कहती है, क्योंकि इसने कई लोगों की जान भी ली है। मगर पॉली कहता है कि तुम सेल्वोर, तुम इस वॉल्ट के सबसे ज्यादा करीब गई हो जहां आज तक कोई नहीं जा सकता, और तुम्हें कुछ हुआ भी नहीं। ऐसा क्यों? तुम्हें क्या लगता है इस वॉल्ट का क्या राज है? सेल्वोर कहती है कि किसी को नहीं पता वो वॉल्ट यहाँ क्यों है, बस हमें उससे दूर रहना चाहिए। दोस्तों, गेल डॉर्निक, सेल्वोर हार्डन, ये नाम याद रखिए क्योंकि ये लोग कहानी का अहम हिस्सा है। अब कहानी 35 साल पीछे अतीत की दिखाई गई है। शुरुआत होती है गैलेक्टिक एम्पायर की राजधानी ट्रेंटोर ग्रह से, जहां हम एक मैथमेटिशियन, एक प्रोफेसर, एक जीनियस हैरी सेल्डन को देखते हैं। सेल्डन कुछ लोगों की नजर में हीरो तो बहुत से लोगों के लिए विलन थे। सेल्डन ही वो इंसान थे जिन्होंने आकाशगंगा और गैलेक्टिक साम्राज्य की तकदीर पहले से ही लिख ली थी, या ये कहे कि समझ ली थी। सेल्डन को हम ट्रेंटोर की लाइब्रेरी में देखते हैं। तभी उसका सौतेला बेटा रेश उसे गाल डॉर्निक की आने की खबर देता है, जो सिनिक्स ग्रह से यहाँ आ रही थी।
गैल भी सेल्डन की तरह एक जीनियस है। खैर रैश उदास हो जाता है और कहता है कि सब कुछ खत्म होने वाला है। सेल्डन उसे हौसला देता है, समझाता है कि इसे रोकने का और कोई रास्ता नहीं। दरअसल सेल्डन ने कुछ ऐसे भविष्यवाणियां की है जिस वजह से पूरा राज्य उसके खिलाफ हो गया। इस बारे में हम आगे जानेंगे क्योंकि ये काफी दिलचस्प है। फिलहाल हम सिनेक्स ग्रह पर गाल डोनिक को देखते हैं, जो मैथ बहुत अच्छे से समझती है। वो अपने ग्रह को छोड़कर ट्रेंटोर जाने वाली है हैरी सेल्डन के साथ काम करने। हम देखते हैं कि गैल के हाथों में कुछ मोती है जो उसने ट्रेंटोर जाने से पहले अपने चेहरे से निकाल लिए थे। दरअसल ये इनके धर्म का ही एक हिस्सा है जो चर्च के हर व्यक्ति के चेहरे में लगाए जाते हैं। अब याद रख के इस कहानी में ऐसा कोई भी धर्म एग्जिस्ट नहीं करता जो आज के दौर में है। गैल ने ये मोती निकाल लिए थे क्योंकि अब इसकी जरूरत ही नहीं थी। ऐसा क्या हुआ ये आगे जानेंगे। लेकिन सेनेक्स वासी एक ऐसे धर्म को मानते हैं जिसमें विज्ञान को ज्यादा समझना पाप है। इसलिए सेनेक्स में कोई किताब नहीं है, कोई मशीनरी नहीं, कोई लाइब्रेरी नहीं, ना ही कोई यूनिवर्सिटी। यहाँ कोई नहीं पढ़ता। मगर गैल सबसे अलग थी, उसे विज्ञान से प्यार था और इसीलिए वो अब यहाँ नहीं रह सकती। उसने नियम तोड़ा। उसके माता पिता दुखी तो बहुत थे मगर फिर भी वो उनकी बेटी थी। गैल की माँ उसे कहती है कि तुम रुक जाओ बेटा, लेकिन दोनों की बातों से पता चलता है कि उसके ग्रह के लोग अब उसे पसंद नहीं करते क्योंकि यहाँ के लोग काफी धार्मिक है। साइंस और मैथ से तो उन्हें सख्त नफरत है, इसीलिए वो गैल से भी नफरत करते हैं। गैल कहती है कि अगर वो यहाँ रुकी तो मारी जाएगी, ट्रेंटोर पर वो सुरक्षित रहेगी। एक छोटी सी नाव की मदद से गैल को एक जगह लाया जाता है जहाँ एक जर्म शिप उसे लेने आती है। दुखी मन से अपने माता पिता को अलविदा कहने के बाद वो ट्रेंटोर की ओर अपना सफर शुरू करती है। दोस्तों, जर्म शिप वो अंतरिक्ष यान है जो कम समय में बहुत लंबा सफर तय करते हैं। ये एक वर्म होल के जरिए अंतरिक्ष के दूसरे हिस्सों में पहुंच जाता है। इन जर्म शिप को चलाने के लिए अलग ही सभ्यता है। वो इंसान ही है मगर उनमें कुछ बदलाव किए गए हैं। इन्हें स्पेसर कहते हैं और जंप के दौरान ही ये शिप को कंट्रोल करते हैं। इंसान ऐसे स्टेट में सो रहा होता है, अगर वो इस जंप के दौरान जाग जाता है तो उसके लिए ये खतरनाक है। खैर, अब मेन शिप में आने के बाद उसकी मुलाकात जेरल नामी एक आदमी से होती है। उनकी बातों से हम जान पाते हैं कि दरअसल गैल ने सेल्डन के द्वारा दिए गए गणित की एक प्रतियोगिता जीत ली है जो पिछले 5 सालों में कोई नहीं जीत सका था। इसलिए उसे सेल्डन से मिलने का मौका मिल गया। अब इन्हें ब्रह्मांड के दूसरे छोर पर जाना था, यानी के ट्रेंटोर पर, जिसके लिए इन्हें गहरी नींद में सुलाया जाता है। मगर बीच सफर में ही गैल जाग जाती है, जो हैरानी की बात थी। स्पेसर जब देखते हैं तो उन्हें भी हैरत होती है। वो गैल को फिर से सुला देते हैं। देखते ही देखते ये लोग बहुत कम समय में राजधानी ट्रेंटोर पर पहुंच जाते हैं। दोस्तों, ट्रेंटोर ग्रह को समझना मुश्किल नहीं है। मान लीजिए जैसे हमारी दुनिया में किसी एक्सपेंसिव शहर में रहना मुश्किल होता है, मतलब आम लोगों के लिए ट्रेंटोर ऐसा ही है। एक तो ये सम्राट का घर था, ये जगह सुरक्षित थी, पूरे आकाश गंगा का सेंटर माना जाता, अपॉर्चुनिटीज बहुत थी। यहाँ पर सिर्फ एलीट लोग ही रह सकते थे। 80 लेवल्स का एक ऐसा ग्रह जिसके नीचे के लेवल्स में इंसान चूहों जैसी जिंदगी गुजारते थे। सतह पर रहना किसी आम इंसान की बस की बात नहीं थी। अब सतह से नीचे जितने भी लेवल्स थे उसमें आर्टिफिशियल आसमान और तारों को बनाया गया था, तो चाहे आप सबसे नीचे वाले लेवल पर ही क्यों ना हो, आपको ऐसा ही लगता जैसे आप सरफेस पर ही हो। क्लियोन द फर्स्ट ने जब इस साम्राज्य को खड़ा किया तो उसने ट्रेंटोर के ऑर्बिट में एक स्टार गेट बनाया, एक बहुत बड़ा स्टेशन। वो ट्रेंटोर से एक विशाल पिलर के सहारे जुड़ा था जिसमें हजारों लिफ्ट्स थे। तो जब दूसरे ग्रहों से अंतरिक्ष यान आते वो वहां लैंड करते, मानो जैसे कोई ये स्पेस में एयरपोर्ट हो, और इंसान फिर उन लिफ्ट्स के सहारे ट्रेंटोर पर आते। जिस अंतरिक्ष यान में गैल आई थी वो भी उसी स्टार गेट पर रुक जाता है। यहाँ पर ये एक ब्रिज की तरह काम करता था और ये इतनी ऊंचाई पर बनाया गया है कि यहाँ से नीचे ग्रह तक पहुँचने में 14 घंटे का समय लगता है, वो भी सबसे तेज लिफ्ट को इस्तेमाल करके। ट्रेंटोर पहुंचने पर सभी से उनका परिचय और आने का कारण पूछा जाता है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि इस ग्रह पर एम्परर यानी सम्राट का राज है।
और हम ब्रदर डॉन, ब्रदर डे और ब्रदर डस्क को देखते हैं, जो कि इस राज्य के पहले सम्राट यानी क्लियोन द वन के क्लॉन्स है, जो कि काफी अरसे से राज कर रहे हैं, पिछले 12,000 साल से। 3 अलग अलग उम्र के लोग इस पूरे गैलेक्टिक एम्पायर पर राज करते हैं। डॉन, जो कि अभी बच्चा है, ज्यादा समय वो एक रोबोट जिसका नाम लेडी डेमर्जल है उसके साथ बिताता है। डेमर्जल भी इस कहानी का एक अहम हिस्सा है। वो राजा की सलाहकार भी होती है और एक माँ की तरह भी जब क्लॉन बच्चा हो तो। मगर बाद में कुछ राजा इसे इंटीमेसी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अगर ये कहानी 200-300 साल बाद की भी दिखाई जाती, तब भी हमें ये 3 सम्राट ही दिखाए जाते हैं, एक बच्चा, एक जवान और एक बूढ़ा। असल में बार बार इनके क्लोन्स बनाए जाते हैं, तो ऐसा लग रहा होता है जैसे ये वही हो, मगर हकीकत में वो मर चुके होते हैं। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि ये कहानी कई साल आगे भी जाने वाली है और तब भी आपको यही क्लोन्स नजर आएंगे। ब्रदर डॉन, जो फिलहाल अपने साम्राज्य के बारे में सीख रहा है, जबकि डे राज्य के सभी जरूरी फैसले करता है जब तक कि डॉन बड़ा होकर उसकी जगह ना ले ले, और डस्क अपने अनुभव से डे को फैसला लेने में मदद करता है जब तक उसकी मौत ना हो जाए। ऐसे ही ये साइकिल चलता रहता है। हर 30 साल में हर क्लोन अपनी जगह बदलता है। तो राज करने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसमें काबिल राजा होगा जिसके पास साम्राज्य चलाने का बहुत ज्यादा ज्ञान होगा। उससे कभी गलती हो ही नहीं सकती, मगर फिर भी इंसानों का क्या भरोसा। खैर, हमें इनका आलीशान महल दिखाया जाता है। कुछ ये रोमन सभ्यता को दर्शाता है, क्योंकि जो लेखक था उसने भी साम्राज्य का ये कॉन्सेप्ट रोमन से ही लिया था, और वो भी काफी शातिर थे, उन्होंने भी दुनिया पर राज किया था। फिर हम देखते हैं कि जवान सम्राट अपने मास्टर ओरेलियो के पास आता है, जो उनके लिए 60 सालों से काम कर रहा था। उसे पता चला है कि ओरेलियो के कमरे से सेल्डन के तीरी के एक मैन्युस्क्रिप्ट मिली है, इसलिए वो उसे मरवा देता है। अब सेल्डन ने ऐसा क्या बनाया है, ऐसी कौन सी तीरी है जिससे खुद राजा भी खौफ खा रहा है, ये कुछ देर में आपको समझाते हैं। बाद में जब तीनों भाई खाना खा रहे होते हैं, जो कि असल में भाई नहीं है, जेनेटिकली बनाए गए क्लोन्स है, मगर ये एक दूसरे को भाई ही कहते हैं। जब डॉन बड़ा होगा वो जवान सम्राट की तरह नजर आएगा, और जब समय के साथ वो बूढ़ा होगा तो वो डस्क की तरह नजर आएगा, और डस्क फिर मर जाता है। ऐसे ही ये सिलसिला चलता है। आई होप कि इन क्लोन्स का कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। खैर, खाना खाते समय लेडी डेमर्जल, जो कि इनकी सलाहकार है, वो आती है और बताती है कि थेस्पियस ग्रह और एनेक्रियन ग्रह के एम्बेसडर यहाँ पहुँचने वाले हैं। हम देखते हैं कि इन तीनों क्लोन्स की आदतें बिल्कुल एक जैसी है, क्योंकि ये तीनों एक ही इंसान के क्लोन्स है। इनकी ना माँ है, ना पिता, ना इनका कोई और परिवार। इनका वजूद सिर्फ एक काम के लिए ही बनाया गया है, साम्राज्य और राज के लिए। अब थोड़ा सा कहानी को और समझने की कोशिश करते हैं। थेस्पियंस और एनेक्रियंस, ये दोनों अलग अलग ग्रह पर रहने वाले इंसान थे, अलग सभ्यताएं थी। अतीत में इनके युद्ध भी हुए। ऐसा भी समय था कि ये दोस्त भी थे, और इनके युद्ध साम्राज्य के साथ भी हुए, मगर वक्त के साथ सब बदल गया। अब ये दोनों मतलब थेस्पियन और एनेक्रियन एक दूसरे से लड़ रहे हैं, और साम्राज्य के साथ शांति का समझौता हो चुका है। मगर याद रखिए, एनेक्रियंस और थेस्पियन, ये 2 किस्म के लोग साम्राज्य को पसंद नहीं करते, ना ही राजा को। और इनके ग्रह भी आकाशगंगा के छोर पर है, बहुत दूर है। तो बैक टू द स्टोरीज के बाद डॉन दोनों प्लैनेट्स के एम्बेसडर्स का स्वागत करने जाता है। डॉन और डेमर्जल की बातों से पता चलता है कि इन दोनों ग्रह के लोगों में काफी पुरानी दुश्मनी है, और इनके बीच शांति बनाए रखने के लिए ही इन्हें यहाँ बुलाया गया है, ताकि ये आपस में और ना लड़े। दूसरी तरफ गेल ट्रेंटोर पर पहुंच गई है। वो रेश से मिलती है, जो उसे एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी में लेकर आता है, ट्रेंटोर की महान लाइब्रेरी, जिसमें हजारों सालों का ज्ञान मौजूद है। पहली बार गेल हैरी सेल्डन से मिलती है। उन्हें देखकर गेल बहुत खुश थी, क्योंकि ये उसका सपना था। इस समय के जीनियस से मिलना उसके लिए गर्व की बात थी। सेल्डन उससे कुछ सवाल पूछता है कि उसने इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया, वो साइको हिस्ट्री के बारे में क्या जानती है। और ये जानकर भी सेल्डन बहुत हैरान था कि सिनिक्स जैसे ग्रह पर, जहां इंसान को ज्ञान पाने की कोई इजाजत ही नहीं,
वहां से इतनी काबिल लड़की यहाँ आई है। सेल्डन उसे बताता है कि कल मुझे हिरासत में ले लिया जाएगा क्योंकि मैंने एक ऐसी थ्योरी बनाई है जो ये साबित करती है कि जल्द ही इंसान अंधकार के युग में पहुंच जाएगा। आने वाले 500 सालों में गैलेक्टिक साम्राज्य तबाह हो जाएगा। दरअसल सेल्डन काफी सालों से साइको हिस्ट्री पर काम कर रहा है, जिसमें जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए नंबर्स और मैथ की मदद से भविष्य का अंदाजा लगाया जा सकता है। और सेल्डन भविष्य बता चुका है कि ये पूरा गैलेक्टिक एम्पायर खत्म होने वाला है। ये साइको हिस्ट्री क्या है आगे समझेंगे। सेल्डन की इन बातों से सम्राट उसे मारना चाहते हैं। वो बताता है कि सम्राट को डर है कि लोग मुझ पर यकीन करने लगेंगे कि मैं भविष्य बता सकता हूँ, और उनको वो भविष्य पसंद नहीं क्योंकि इसमें तो उनकी पूरी तबाही है। इसलिए इससे पहले कि प्रजा उनके खिलाफ हो जाए वो मुझे चुप करवाना चाहते हैं। वो गेल को ये भी बताता है कि उसे सम्राट ने यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि तुम मेरी थ्योरी को गलत या सही साबित कर सको। गेल पूछती है मगर मैं ही क्यों? सेल्डन बताता है क्योंकि तुमने मेरे द्वारा दिए गए मैथ प्रॉब्लम एब्रैक्सिस को सॉल्व किया है, यानी कि तुम उन चुनिंदा इंसानों में से हो जो मैथ और नंबर्स की बहुत अच्छी समझ रखते हैं, और इस समय सिर्फ तुम ही मेरी थ्योरी को गलत या सही साबित कर सकती हो। अब अगर कल गेल ने सेल्डन की थ्योरी को सही कहा तो वो भी सेल्डन के साथ मारी जाएगी, और अगर उसने इसे गलत कहा तो उसे वापस अपने ग्रह पर भेज दिया जाएगा जहां अब गेल के लिए कुछ नहीं है, मतलब कि उसका सफर शुरू होते ही खत्म हो जाएगा। ये सब सुनकर गेल दुखी हो जाती है। उसे गुस्सा भी आता है क्योंकि उसे यहाँ झूठ बोलकर लाया गया। वो कहती है कि मैंने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, किस लिए? ताकि मैं यहाँ आकर सिर्फ कुछ नंबर्स के बारे में राय दे सकूं। सेल्डन कहता है कि मैथ सिर्फ नंबर नहीं है। वो उसे अपना प्राइम रेडियंट दिखाता है जिसमें उसने अपने मैथ की मदद से इस भविष्य का अंदाजा लगाया है। चलिए अब इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर कर देते हैं। विज्ञान की मदद से हम आजकल बहुत से चीजों की भविष्यवाणी कर सकते हैं, जैसे मौसम की। वो इसलिए क्योंकि हम मैथ का सहारा लेकर हर चीज का हिसाब लगाते हैं और वो अंदाजा 99% सही ही होता है। हम किसी चीज का वजन मालूम करना चाहे तो हमारे पास एक सिस्टम है, लंबाई या चौड़ाई नापना चाहे तो उसके लिए भी एक अलग सिस्टम है, और वो बिल्कुल सही रिजल्ट देता है। अब मान लीजिए अगर एक ऐसे सिस्टम को बनाया जाए जो इंसानी इतिहास और उनकी साइकोलॉजी को अच्छी तरह स्टडी करे, मैथ की मदद से हम ये हिसाब लगा सके कि भविष्य में क्या होने वाला है। वैसे तो ये आज के समय में मुमकिन नहीं है, पर आज से कुछ हजार साल बाद हमने काफी विकास कर लिया होगा, तो ये बस एक सोच नहीं रहेगी। तो असल में डॉक्टर सेल्डन ने एक ऐसी थ्योरी, मैथ का एक ऐसा सिस्टम बना लिया था जिससे वो आने वाले समय की भविष्यवाणी कर सकता था, खासकर इंसानों की किस्मत का, और इसे नाम दिया गया था ह्यूमन साइको हिस्ट्री। और यही साइको हिस्ट्री पूरी कहानी को बदल के रख देगा। दोस्तों, आप मैथ के अलावा हर चीज में हेरा फेरी कर सकते हैं, मगर नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते, और ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। गेल ने सेल्डन की साइको हिस्ट्री की स्टडी की थी। ट्रेंट और परे से बहुत से लोग थे जो सेल्डन को मानते थे। उसके थ्योरी पर उन्हें पूरा विश्वास था। सेल्डन के भविष्यवाणी में गैलेक्टिक साम्राज्य टूट जाएगा जो कि पिछले 12,000 सालों से राज कर रहा है, और किसी बड़े जंग का कोई खतरा भी नहीं है। वैसे तो आमतौर पर किसी बड़े युद्ध का खतरा नजर भी नहीं आ रहा। तो हैरी सेल्डन की ये बात हर किसी को हजम नहीं होती। अब सवाल ये है कि या तो हैरी सेल्डन सही हो सकता है या गलत, पर अगर वो सही है और तबाही का अंदाजा पहले से ही है तो क्या करना चाहिए, क्योंकि इस तबाही को रोका नहीं जा सकता। तो इसके लिए सेल्डन के पास एक बड़ा प्लान है जो आगे की कहानी में सामने आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सम्राट के महल में हम देखते हैं कि दोनों एम्बेसडर्स अपने गृह से लाए भेद को सम्राट के सामने पेश करते हैं। सम्राट डे उन्हें बताता है कि अगले कुछ दिनों में इस बात का फैसला हो जाएगा कि आप लोगों के बीच में जंग होनी चाहिए या शांति का समझौता होना चाहिए। साम्राज्य के मुकाबले इनेक्रियंस और थेस्पियंस अब काफी कमजोर थे। वहीं दूसरी तरफ गेल के कहने पर रेश उसे चर्च के पादरी से मिलवाता है।
सिनिक्स ग्रह पर जिस धर्म को माना जाता है ये उसी का फादरी है। क्योंकि ये बहुत बहुत साल आगे की कहानी है तो अब वो धर्म एग्जिस्ट नहीं करते जो आज के दौर में करते हैं। जैसे आज से कुछ हजार साल पहले यूनानी और इजिप्शियन अपने देवताओं की पूजा करते थे, मगर अब वो धर्म कोई नहीं मानता, वो बस मैथोलॉजी बन चुकी है। खैर, फादरी उसे कहता है कि तुमने सेल्डन को अपना ईश्वर मान लिया है, मगर तुम दोनों ही एक दिन खत्म हो जाओगे, और अगर तुमसे ये सब कोई जबरदस्ती करवा रहा है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। असल में जो धार्मिक लोग थे वो सेल्डन को नापसंद करते थे, क्योंकि क्या होने वाला है ये किसी इंसान को कैसे मालूम। गैल बिना कुछ कहे वहां से निकल जाती है। पूरी रात वो सेल्डन के मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ती है। अगले दिन सेल्डन और गैल को हिरासत में लिया जाता है। ट्रेंटोर के कोर्ट में इनकी सुनवाई होती है, क्योंकि हैरी सेल्डन पिछले कई सालों से अपनी साइको हिस्ट्री पर काम कर रहा है, तो ट्रेंटोर के अलावा भी बहुत से ग्रह इस बारे में जानते हैं, और ये साम्राज्य के लिए खतरे की बात थी, क्योंकि ये तो साफ साफ उन्हें कमजोर साबित करना था। लोग जेनेटिक डायनेस्टी को कमजोर समझने लग जाते, हालांकि उनका पूरी आकाश गंगा पर राज है। और तो और जो कोई भी सेल्डन की साइको हिस्ट्री रीड करता उसमें से कुछ उसे मानने लग जाते। ऐसा करते करते अब तक 30,000 परिवार उससे जुड़ चुके हैं, और अगर जल्द ही सम्राट ने इस बारे में कुछ नहीं किया ये बात बिगड़ सकती है। ये सुनवाई हर ट्रेंटोर वासी देख रहा था, ताकि वो अपनी आंखों से देख ले कि सेल्डन एक झूठा है। मतलब ये उनका मानना था। मुकदमे की कार्रवाई को बढ़ाते हुए सेल्डन को आगे बुलाया जाता है। वकील पूछता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि तुम्हारी थ्योरी सही है। सेल्डन बताता है कि मैं नंबर्स और मैथ को अच्छी तरह जानता हूँ, और मैंने अपनी थ्योरी में जो कुछ बताया वो सही है, वो मैंने खुद से नहीं बनाया। वकील पूछता है कि क्या तुम्हारी बात को कोई और भी साबित कर सकता है। सेल्डन जवाब देता है कि हाँ, जो भी मेरी तरह नंबर्स और मैथ की समझ रखता हो वो मेरी बात को साबित कर सकता है, चाहे वो मेरी बात पर विश्वास करे या ना करे। वकील पूछता है कि वो कैसे यकीन कर ले कि वो भी सच ही बोलेगा, क्या पता वो तुम में से ही कोई एक हो। इस पर सेल्डन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये पूरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा, मानवता अंधकार में डूब जाएगी, और तारों के बीच ऐसे युद्ध छिड़ेंगे जो कभी भी खत्म होने का नाम नहीं लेंगे। इसमें 10,000 संसार रेडियो एक्टिव रेडिएशन से राख बन जाएंगे। हम कुछ भी कर ले इसे रोक नहीं सकते। वकील पूछता है कि आखिर ये तबाही का युग कब तक रहेगा। सेल्डन जवाब देता है कि ये तबाही पूरे 30,000 साल तक चलेगी, ये अंधकार का युग होगा। इस पर वकील कहता है कि सेल्डन की ये मनगढ़ंत बातें सिर्फ लोगों का विश्वास जीतने के लिए है। जिस पर सेल्डन कहता है कि मैं कोई क्रांतिकारी नहीं हूँ। वकील पूछता है कि तुमने कहा कि भविष्य को बदला नहीं जा सकता, तो ये सब करके तुम क्या साबित करना चाहते हो। सेल्डन कहता है कि हम इसे रोक नहीं सकते, मगर इस तबाही के प्रभाव को कम कर सकते हैं। हम इसे 30,000 सालों से 10,000 साल तक ला सकते हैं। अब इस बात की सुनवाई अगले दिन होने वाली थी। गैल जेरल से मिलती है, जो असल में एम्पायर का जासूस था। वो गैल को सेल्डन का प्राइम रेडियंट देता है और बताता है कि इसमें वो सारे मैथमेटिक कैलकुलेशंस है जिससे सेल्डन आने वाले भविष्य की बात करता है। तुम इसे अच्छे से देख लो। अगर तुमने ये साबित किया कि सेल्डन झूठा है तो उसे फांसी हो जाएगी, और अगर तुमने उसका साथ दिया तो तुम भी उसी के साथ मारी जाओगी। गैल पूछती है कि अगर सेल्डन सच बोल रहा हो तो। जेरल कहता है तब एम्पायर खुद इस समस्या से निपट लेगा। इसके लिए करोड़ों लोगों को चिंता में डालने की कोई जरूरत नहीं। पिछले 12 सालों से सम्राट ये सब संभाल रहे हैं, तो आगे भी संभाल लेंगे। तो अब फैसला तुम्हारा है गैल। खैर, गैल अपने कमरे में जाकर इस प्राइम रेडियंट को समझने लगती है और सेल्डन के कैलकुलेशंस को अच्छी तरह समझ जाती है। ये देखकर वो हैरान भी थी। दोस्तों, ये प्राइम रेडियंट असल में एक एडवांस क्वांटम कंप्यूटर है। अगले दिन सुनवाई में सेल्डन से पूछा जाता है कि उसके पास इस तबाही के अरसे को कम करने का क्या हल है। सेल्डन बताता है कि वो एक नींव यानी कि एक फाउंडेशन बनाएंगे, जिसमें वो पूरे मानवता के ज्ञान को जमा कर देंगे, ताकि तबाही के बाद जब दोबारा गैलेक्टिक एम्पायर को बनाने की कोशिश की जाए या फिर इंसान वापस से अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करे तो इस फाउंडेशन के इस्तेमाल से उन्हें बहुत आसानी होगी।
जितना के विकास में हमें 50,000 साल लगे, हमारे पास डेटा पहले से ही मौजूद होगा। इसे वो इंसाइक्लोपीडिया गैलेक्टिका कहता है। ये इतना ज्ञान था कि इसे जमा करने और सुरक्षित बनाने के लिए लाखों इंसानों की जरूरत थी और इसमें कई साल भी लगने वाले थे। तो इसी डेटा का इस्तेमाल करके इंसान खुद को बेहतर बना सकेगा। गेल से पूछा जाता है कि सेल्डन के कैलकुलेशंस को लेकर उसका क्या मानना है, तो गेल अपनी जान की परवाह किए बिना बता देती है कि सेल्डन के कैलकुलेशंस बिल्कुल ठीक है, जल्द ही ये साम्राज्य तबाह हो जाएगा। जिस पर डस्क डे से कहता है कि मार दो इन दोनों को, किस्सा ही खत्म कर दो। सम्राट के आदेश पर गेल और सेल्डन को हिरासत में लिया जाता है। जब इन्हें ले जाया जा रहा था तो गेल सेल्डन से कहती है कि हैरी कुछ गड़बड़ है, देखो स्टारगेट की ओर। वहां स्टारगेट में हमें 2 इंसान दिखाए जाते हैं, एक जो लिफ्ट में नीचे आ रहा था ट्रेंटोर की ओर और दूसरा जो स्टेशन में था। एक एनेक्रियन धुन गाने लगा जिससे वो शिकार का गाना कहते हैं और इसके बाद वो सुसाइड बॉम्बिंग करता है, और दूसरा जो उस विशाल स्टेशन में था वो कुछ तेस्पियन शब्द दोहराता है और इसके बाद धमाका, वो विशाल स्टेशन बर्बाद होने लगा। ये काफी एक्सपेंसिव सीन है एक सीरीज के लिए। स्टेशन में लाखों लोग मारे जाते हैं और जब वो ब्रिज ट्रेंटोर की सतह पर गिरता है तो कई लेवल तक वो तबाही मचाता है, जिससे करोड़ों की तादाद में लोग मारे जाते हैं। इस तबाही को सम्राट ने अपनी आंखों के सामने देखा। सम्राट डे को लगता है कि ये बगावत तेस्पियन और इनेक्रियंस ग्रह वालों की है और हाल ही में इन 2 ग्रहों के एम्बेसडर्स भी यहाँ आए थे। सम्राट गुस्से से पागल हो रहा था क्योंकि स्टारगेट इस साम्राज्य की महानता की निशानी थी और अब किसी ने उसे तबाह कर दिया। बाद में गेल और डॉक्टर सेल्डन को सम्राट के सामने लाया जाता है, जहां सम्राट डे सेल्डन से इस हमले की वजह पूछता है और ये भी कि ये किसने किया है, क्योंकि सेल्डन ये दावा करता है कि वो भविष्य को मैथ की मदद से देख सकता है। हैरी सेल्डन कहता है कि हाँ वो भविष्य देख सकता है, मगर बहुत बड़े लेवल पर, आने वाले सैकड़ों सालों का वो अनुमान लगा सकता है, इतने कम समय का नहीं, कुछ महीनों या सालों के लिए नहीं। उसका मानना है कि ये पूरा गैलेक्टिक एम्पायर तबाह होगा और ऐसे ही छोटी छोटी साजिश और बगावत इसकी वजह बनेगी, मगर वो इस साजिश या बगावत का अंदाजा नहीं लगा सकते कि इसे कौन और कब करेगा। सेल्डन कहता है कि मैं साम्राज्य को गिराने की कोशिश नहीं कर रहा, मगर इस पर जो तबाही आने वाली है उसके असर को कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। सम्राट डे पूछता है कि मुझे सिर्फ एक कारण बताओ कि मैं तुम्हें और तुम्हारे मानने वालों की जान बख्श दूं। इस पर गेल आगे आती है और कहती है कि ये आपके लिए और भी बुरा हो सकता है। मैंने डॉक्टर सेल्डन के प्राइम रेडियन की जांच की है। अगर आपने डॉक्टर सेल्डन को मार दिया तो विनाश और तबाही की ये प्रक्रिया और तेज हो जाएगी। सिर्फ वही विनाश के युग को कम कर सकते हैं, वो हमारी उम्मीद है। अगर आप उम्मीद को खत्म कर देंगे तो लोग आपको खत्म कर देंगे। सम्राट डे सेल्डन से पूछता है कि अगर तबाही तेज हो सकती है तो धीमी भी की जा सकती है। डॉक्टर सेल्डन बताते हैं कि उन्हें इंपीरियल क्लोनिंग को रोकना होगा, जेनेटिक डायनेस्टी को खत्म करना होगा। लोगों का विश्वास क्लोन्स पर बहुत कम है। वो एक ऐसे राजा की वफादारी नहीं करना चाहते जो कुदरती तौर पर जन्मा भी नहीं हो। इस पर सम्राट डस्क गुस्से में आकर कहता है कि पिछले 4 सदियों से इसी क्लोनिंग के जरिए ही वो पूरे आकाश गंगा में शांति बनाए रखने में सक्षम रहे हैं। पूरे आकाश गंगा में इंसान अगर जी रहे हैं सही से तो वो हमारी वजह से। सेल्डन का मानना है कि इसमें कुछ अलग नहीं। वो कहता है कि आप इस साम्राज्य को कुछ भी नया नहीं दे रहे। जैसे ही पुराना सम्राट मरता है उसी के जैसा एक नया उसकी जगह ले लेता है। हमें एक ऐसे सम्राट की जरूरत है जिसकी एक अलग पहचान हो, एक अलग सोच समझ हो। ऐसा करके आप खुद को नहीं बचा सकते, मगर आपकी विरासत जरूर बच जाएगी। इस पर सम्राट डे उन्हें मारने का फैसला बदल देता है और उन्हें अपने फाउंडेशन पर काम करने की इजाजत भी मिल जाती है। मगर ये फाउंडेशन यहाँ ट्रेंटोर पर नहीं बल्कि एक दूर दराज के ग्रह टर्मिनस पर बनाया जाएगा, जिसे हमने एपिसोड के शुरुआत में देखा था। साथ ही उन्हें ये भी बताया जाता है कि अगर उनका ये फाउंडेशन गलत साबित हुआ तो उस पूरे ग्रह को ही तबाह कर दिया जाएगा। लेकिन वहां पहुंचने के लिए ये जंप शिप का इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी कि ये प्रकाश की गति से नहीं
बल्कि इन्हें एक स्लो शिप दिया जाएगा जो बहुत ही धीमी गति से चलेगा। तो दोस्तों असल में टर्मिनस ग्रह पर जो लोग रहते हैं उन्हें सम्राट ने जला वतन कर दिया था। वो हैरी सेल्डन के फॉलोअर्स थे और फाउंडेशन ही उनका धर्म है। वो भविष्यवाणी जिसके हिसाब से 500 साल बाद आकाशगंगा में एक बहुत बड़ा युद्ध होगा, साम्राज्य तबाह हो जाएगा और हैरी सेल्डन को मानने वाले इंसानी इतिहास और अनगिनत ज्ञान को संभाल के रखेंगे। और 10,000 साल बाद जब अंधकार का युग खत्म होगा तो इंसान एक नई शुरुआत करेगा। यही है द फाउंडेशन का असली मकसद। ये लोग युद्ध को नहीं रोक सकते, वो तो होकर ही रहेगा। बस ये उस तबाही के बाद एक नई शुरुआत की उम्मीद में है। वापस आते समय गेल सेल्डन से कहती है कि टर्मिनस यहाँ से 5000 प्रकाश वर्ष दूर है, जिसका मतलब है कि उन्हें वहां तक पहुंचने में 857 दिन लगेंगे। सेल्डन उसे प्लेनेट टर्मिनस के बारे में सब कुछ बता देता है। गेल समझ जाती है कि सेल्डन पहले से ही जानता था कि ये सब होने वाला है, मतलब कि उसने भविष्यवाणी कर ली थी, इसीलिए वो इस सब के लिए पहले से ही तैयार था। उसे पता था कि सम्राट उसे मारेगा नहीं, बल्कि उसे और उसके लोगों को जला वतन कर दिया जाएगा टर्मिनस पर। इससे गेल काफी हैरान भी थी और अब उसे विश्वास भी होने लगा। 35 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहां हैरी सेल्डन के लोग टर्मिनस पर आ चुके हैं और पिछले 35 सालों से वो यहीं पर रह रहे हैं। ये अपनी कॉलोनी को फाउंडेशन कहते हैं। हमें सेल्वोर हार्डिन दिखाई जाती है जो फाउंडेशन से बाहर निकलती है। वो यहाँ की वार्डन है। वो उस वॉल्ट के बहुत करीब जाकर उसे छूती है। तब गेल की आवाज सुनाई देती है। वो कहती है कि सेल्वोर जैसे लोग ही उस वॉल्ट के करीब जा सकते हैं। और मैं हमेशा ये सोचती थी कि क्या जब सेल्डन भविष्य को लेकर अपना प्लान बना रहा था तो क्या उसे पता था कि इस ब्रह्मांड का भविष्य इस बात पर टिका होगा कि सेल्वोर को उस वॉल्ट के अंदर क्या मिलता है। मुझे लगता था कि उसे पता था और मुझे ये भी लगता है कि यही वो चीज है जिसका उसे सबसे ज्यादा डर था। और दोस्तों यहीं पर इस एपिसोड का दी एंड कर देते हैं। आई होप कि काफी कुछ आप समझ गए। ये सिर्फ पहला एपिसोड था, 19 एपिसोड्स अभी भी बाकी है जिसमें काफी कुछ होने वाला है, तो जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो जल्दी पब्लिश की जाएगी। कहानी को लेकर अपनी राय जरूर दें।